हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम सिद्धांत विषय के वर्ष 2023, 2022, 2019, 2018, 2017 और 2016 के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे। शिक्षण अधिगम 2 घंटे का पेपर होता है जिसमें 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन 40 प्रश्नों में 15 बहुविकल्पी, 15 अति लघु उत्तरीय और 10 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी वर्षों के क्वेश्चन पेपर में जो शुरू के 15 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उन सबको हम लोग आज एक ही क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2023 के बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ेंगे। 2023 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन है। यानी कथन है किसका है? ऑप्शन ए है जॉनसन का, बी है एडम्स, सी है BS ब्लूम और डी है जॉन डीवी। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, जॉन डीवी। जॉन डीवी ने त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया शिक्षण का, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम होता है। इसका ऑप्शन बी दिया हुआ है एडम। और जो द्विध्रुवी प्रक्रिया पूछेगा तो एडम्स को ट्रिक करेंगे, क्योंकि एडम्स ने द्विध्रुवी प्रक्रिया बताया शिक्षण का, शिक्षक और शिक्षार्थी, उन्होंने पाठ्यक्रम को नहीं बताया था। प्रश्न संख्या दूसरा है, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? ऑप्शन ए है टीपी नन, बी है स्पेंसर, सी है जॉन लॉक और डी है आदि शंकराचार्य। तो दूसरा का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, स्पेंसर ने। प्रश्न संख्या तीसरा है, संप्रेषण शब्द का लैटिन वर्ड कम्युनिस का आशय है। ऑप्शन ए है सामान्य, बी है असामान्य, सी है उपयोगी और डी है आदान प्रदान। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है, सामान्य। प्रश्न संख्या 4 है, संप्रेषण के तत्व हैं। ऑप्शन ए है संदेश, बी माध्यम, सी श्रोता और डी उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। संदेश, माध्यम और श्रोता ये सभी संप्रेषण के तत्व हैं। प्रश्न संख्या 5 है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए है पुनर्वलन सिद्धांत, बी है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, सी गेस्टाल्ट सिद्धांत और डी है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। तो पांचवा का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, गेस्टाल्ट सिद्धांत। प्रश्न संख्या 6 है, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक कौन है? ऑप्शन ए है सुकरात, बी है प्लेटो, सी अरस्तु और डी है डीवी। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है, सुकरात। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, आगे आप लोगों को मिलेगा ये प्रश्न फिर दोबारा। प्रश्न संख्या 7 है, निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है। ऑप्शन ए है समस्या पहचान, बी है समस्या समाधान, सी समस्या की आवश्यकता और डी है उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है, समस्या पहचान। निदान का अर्थ होता है समस्या को पहचानना और उसको दूर करने की प्रक्रिया को उपचार कहते हैं, यानी उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो और जो पूछता यहाँ उपचार दिया रहता है, उपचार की प्रक्रिया से संपादित होता है, तो इसका ऑप्शन बी टिक करते, समस्या समाधान। लेकिन निदान दिया हुआ है तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 8 है, सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में कौन से तत्व का समावेश नहीं होता है? ऑप्शन ए है सूक्ष्म समय, बी सूक्ष्म कक्षा आकार, सी है बृहद पाठ्य, बृहद मतलब होता है बड़ा पाठ्य वस्तु और सी है अभ्यास आधारित शिक्षण। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, बृहद पाठ्य वस्तु। यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण की बात की गई है। सूक्ष्म शिक्षण में सब कुछ सूक्ष्म होता है, समय भी सूक्ष्म होता है, कक्षा का आकार यानी बच्चे भी कम लिए जाते हैं और छोटा सा पाठ्यक्रम भी होता है, किसी एक या दो टॉपिक पे चर्चा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, क्योंकि यह नहीं पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 9 है, पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा दी, किसने दी? ऑप्शन ए है हर्बर्ट, बी है मॉन्टेसरी, सी है फ्रॉबेल और डी है फ्रैंकलिन। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, फ्रॉबेल। फ्रॉबेल ने पाठशाला को उद्यान कहा, शिक्षक को माली और बच्चों को नन्हा पौधा कहा। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10 है, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। ऑप्शन ए है सक्रिय, बी है उत्साही, सी है क्रियाशील और डी है निष्क्रिय। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, निष्क्रिय। निष्क्रिय व्याख्यान कौशल में टीचर बोलता रहता है, किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी टॉपिक पे वो व्याख्यान करता है और जो शिक्षार्थी होता है वो चुपचाप सुनता है, मूक बना रहता है। ये प्रश्न आगे दिया हुआ है, फिर से रिपीट हुआ है, लेकिन वहाँ दो ऑप्शन दे दिए, एक मूक दिया है, एक निष्क्रिय दिया है। मूक का अर्थ होता है चुपचाप बैठना, तो कई किताबों में मूक भी दिया हुआ है और निष्क्रिय भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे निष्क्रिय सही है, इसलिए वहाँ पे हम लोग निष्क्रिय को सही मान सकते हैं। आगे आएगा आपको तो वहाँ पे देखा जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ थी। ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम केंद्रित, बी है शिक्षक केंद्रित, सी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित और डी है बाल केंद्रित। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है, शिक्षक केंद्रित। प्राचीन काल में टीचर जो होता था वो व्याख्यान कौशल से पढ़ाता था, वो व्याख्या करता था, बच्चे चुपचाप सुनते थे। तो जो शिक्षण कार्य था मुख्यतः शिक्षक केंद्रित था, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 12 है, प्रस्तावना प्रश्न का संबंध है। ऑप्शन ए है विषय वस्तु से,
बी है पूर्व ज्ञान से, सी है शिक्षक ज्ञान से और डी है अश्रृंखलाबद्धता से। तो इसका ऑप्शन बी से उत्तर होगा पूर्व ज्ञान से। प्रस्तावना कौशल में मुख्यतः बच्चे का पूर्व ज्ञान का ही पता लगाया जाता है कि बच्चे का स्तर क्या है, उस स्तर से उसको शिक्षा दिया जा सके। प्रश्न संख्या 13 है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन ए है समूह कार्य द्वारा, बी है व्याख्यान द्वारा, सी है कहानी द्वारा और डी है प्रश्नोत्तर द्वारा। इसका ऑप्शन सी से उत्तर है कहानी द्वारा। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, आगे पढ़ने को मिलेगा, ये कई बार पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 14 है, पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। देखिए बार बार दोहराने से ही पता लग रहा है, इसको आवृत्ति का सिद्धांत होगा। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, आवृत्ति का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 15 है, पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है। ऑप्शन ए है समय का सदुपयोग, बी है मनोरंजकता, सी बौद्धिकता और डी है निरीक्षण या अवलोकन। तो इसका ऑप्शन डी से उत्तर है निरीक्षण या अवलोकन। बच्चे जब पर्यटन में कहीं जाते हैं तो नई नई चीज़ें देखते हैं, उनको निरीक्षण करना और अवलोकन का विकास होता है। ये था 2023 का 15 बहुविकल्पी प्रश्न। आगे हम लोग पढ़ेंगे 2022 के बहुविकल्पी प्रश्नों को। 2022 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के सिद्धांत हैं। ऑप्शन ए है ज्ञानात्मक उद्देश्य, बी है भावात्मक उद्देश्य और सी है क्रियात्मक उद्देश्य और डी है उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। ब्लूम ने 3 शिक्षण के उद्देश्य दिए, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इन सबके ही 6 भाग होते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, सा विद्या या विमुक्तये शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है। ऑप्शन ए है आदर्शवादी, बी है प्रकृतिवादी, सी है प्रयोजनवादी और डी है अस्तित्ववादी। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, आदर्शवादी। प्रश्न संख्या 18 है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र है। ऑप्शन ए है सूक्ष्म शिथिल, बी है ज्ञात अज्ञात, सी है पूर्ण अंश और डी है विशिष्ट सामान्य। तो 18 का ऑप्शन सी से उत्तर है पूर्ण अंश, पूर्ण से अंश की ओर। प्रश्न संख्या 19 है, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसका कथन है। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, जॉन डेवी का। ये ऊपर हम लोगों ने अभी 2023 में पढ़ा हुआ है, ये प्रश्न रिपीट हुआ है और एडम्स ने द्विध्रुवी प्रक्रिया दिया, शिक्षक और शिक्षार्थी। प्रश्न संख्या 20 है, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है। ऑप्शन ए है कम्युनिस्ट, बी है कम्युनिकल, सी है कम्युनिकेशन और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, कम्युनिस्ट। ये प्रश्न देखिए रिपीटेड प्रश्न ही है, एक तरफ से थोड़ा सा परिवर्तन करके 2023 में पूछा हुआ था कि संप्रेषण का लैटिन शब्द कम्युनिस्ट का अर्थ क्या होता है। तो वहाँ पे ऑप्शन ए सही था, सामान्य, 2023 में। और यहाँ पे पूछ लिया है कि संप्रेषण किस लैटिन शब्द से हुई है संप्रेषण की उत्पत्ति, तो यहाँ पे कम्युनिस्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, संप्रेषण के प्रकार हैं 4, 2, 1 और 3। तो इसका ऑप्शन बी से उत्तर होगा 2। मुख्य रूप से संप्रेषण के 2 ही प्रकार होते हैं, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। और शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण के भी भाग होते हैं। शाब्दिक संप्रेषण के 2 भाग होते हैं, मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। और अशाब्दिक संप्रेषण के 3 भाग होते हैं, मौखिक संप्रेषण, आंगिक संप्रेषण और स्पर्श संप्रेषण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं। ऑप्शन ए है फ्रॉवेल, बी है मॉन्टेसरी, सी है किलपैट्रिक और डी है पेस्टालॉजी। तो 22 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, किलपैट्रिक। प्रश्न संख्या 23 है, निम्न में से शिक्षण का समान सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए है क्रियाशीलता का सिद्धांत, बी है रुचि का सिद्धांत, सी है नियोजन का सिद्धांत और डी है परिमाण का सिद्धांत। तो 23 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, परिमाण का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 24 है, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं। ऑप्शन ए है व्याख्यान प्रविधि, बी है प्रश्नोत्तर प्रविधि, सी है खेल प्रविधि और डी है कहानी प्रविधि। तो 24 का ऑप्शन डी से उत्तर होगा, कहानी प्रविधि। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। प्रश्न संख्या 25 है, सुकरात प्रविधि कहते हैं। ऑप्शन ए है कहानी प्रविधि को, बी है प्रयोग प्रविधि को, सी है प्रश्नोत्तर प्रविधि को और डी है विश्लेषण प्रविधि को। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, प्रश्नोत्तर प्रविधि को। प्रश्न संख्या 26 है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। ऑप्शन ए है शिक्षक, बी है विद्यार्थी, सी है प्रधानाचार्य और डी है पाठ्यक्रम। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, शिक्षक। शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षक केंद्र में होगा और बाल केंद्रित शिक्षण में विद्यार्थी यानी बालक केंद्र में होता है।
प्रश्न संख्या 27 है, सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। ऑप्शन ए है डी एलन, बी स्किनर, सी बी के पासी और डी है रायबर्न। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है डी एलन। प्रश्न संख्या 28 है, पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है। ऑप्शन ए है पाठ्यक्रम, बी है परिवार, सी है पूर्व ज्ञान और डी है पाठ। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा पूर्व ज्ञान। पाठ प्रस्तावना से बच्चे के पूर्व ज्ञान का पता लगाया जाता है प्रश्नोत्तर विधि से। प्रश्न संख्या 29 है, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। ऑप्शन ए है मूक, बी है सक्रिय, सी है निष्क्रिय और डी है इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न लोग प्रश्न संख्या 10 में पढ़ा था, वहाँ पे मूक न देके निष्क्रिय बस दिया था, इसलिए वहाँ पे ऑप्शन सी सही उत्तर हुआ था निष्क्रिय। यहाँ भी आप सही मान सकते हैं निष्क्रिय को, लेकिन कहीं कहीं पे मूक भी दिया हुआ है इसका उत्तर, तो दोनों यहाँ पे सही है। वैसे ज़्यादा सही निष्क्रिय के साथ आप जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, अधिगम का अर्थ है। ऑप्शन ए है लक्ष्य प्राप्त करना, बी सीखना, सी है व्यवहार करना और डी है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है सीखना। अधिगम का मुख्य रूप से जो अर्थ होता है सीखना होता है या व्यवहार में परिवर्तन, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया है व्यवहार करना, तो व्यवहार करना नहीं होगा जी इसका सही उत्तर। व्यवहार में परिवर्तन रहता तो हो सकता था। इसके बाद हम लोग 2019 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे, क्योंकि 2022 के बाद 2021 और 2020 में कोरोना की वजह से कोई भी प्रथम सेमेस्टर का शिक्षण अधिगम के सिद्धांत विषय का पेपर नहीं हुआ था, इसलिए 2022 के बाद हम लोग डायरेक्ट 2019 का पढ़ रहे हैं। 2019 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, शिक्षण एक उद्देश्य से निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा है। ऑप्शन ए है एनएल गेज ने, बी है रायबर्न, सी है बीओ स्मिथ और डी है सिकोर्ड। तो 2019 का जो पहला प्रश्न है तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा बीओ स्मिथ। प्रश्न संख्या 32 है, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है व्याकरण में, बी है निबंध में, सी है गद्य शिक्षण में और डी है पद्य शिक्षण में। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है व्याकरण में। प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख थे। ऑप्शन ए है यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे थे नहीं है होगा। ऑप्शन ए है धन व्यवस्था, बी है विषय वस्तु की प्रकृति, सी है शिक्षकों की पसंद और डी है छात्रों की पसंद। तो 33 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा विषय वस्तु की प्रकृति। प्रश्न संख्या 34 है, कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है, तो जो गलत आंसर होगा वही सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए है शिक्षक, बी है पाठ्य वस्तु, सी है अभिभावक और डी है छात्र। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा अभिभावक। शिक्षण कक्षा शिक्षण में अभिभावक अनुपस्थित रहता है, वो नहीं रहता है, इसलिए यह संप्रेषण का घटक नहीं है कक्षा शिक्षण में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, शिक्षक द्वारा कक्षा में अंत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन शिक्षण सिद्धांत है। ऑप्शन ए है नियोजन का सिद्धांत, बी है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, सी है क्रियाशीलता का सिद्धांत और डी है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। तो 35 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा क्रियाशीलता का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 36 है, उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है। ऑप्शन ए है तर्कना की ओर, बी है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सी है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर और डी है संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। तो 36 का ऑप्शन बी सही उत्तर है विशिष्ट से सामान्य की ओर। प्रश्न संख्या 37 है, पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है। ऑप्शन ए है हर्बर्ट, बी है मॉन्टेसरी, सी है फ्रॉवेल और डी है फ्रैंकलिन। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा फ्रॉवेल। ये प्रश्न तीसरी बार यहाँ पूछा हुआ है। प्रश्न संख्या 38 है, छात्रों की अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है। ऑप्शन ए है प्रश्नोत्तर प्रविधि, बी है वाद विवाद प्रविधि, सी है प्रयोगशाला प्रविधि और डी है पाठ्यपुस्तक प्रविधि। तो 38 का ऑप्शन बी सही उत्तर है वाद विवाद प्रविधि। वाद विवाद प्रविधि में आपस में बच्चे बात करते हैं और टीचर से इंटरेक्ट करते हैं। इसमें बच्चों को मौका मिलेगा कि अपने भाव और विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना, यानी उनको सामने लाने का पूरा मौका मिलता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 39 है, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता हैं। तो ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा सुकरात। प्रश्न संख्या 40 है, संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण ऑप्शन ए है मंद गति से होता है, बी है अनेक व्यक्तियों के साथ होता है, सी है तीव्र गति से होता है और डी है अस्पष्टता के साथ होता है। तो इसका ऑप्शन
राजन सीरीज में बी दिया हुआ है अनेक व्यक्तियों के साथ होता है, लेकिन कई बार कई जगह यहाँ पे दिया हुआ है अस्पष्टता के साथ होता है। मेरा भी मत है कि अस्पष्टता के साथ जो संप्रेषण होगा वो प्रभावी माना जाएगा, यानी उसमें अस्पष्टता हो, यही सही उत्तर होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं भी बी भी दिया हुआ है, तो आप दोनों में कोई भी मान सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि बोर्ड और जो एग्जाम में ये प्रश्न पूछता है तो बोर्ड इसको कौन सा ऑप्शन सही मानता है। प्रश्न संख्या 41 है, कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है। ऑप्शन ए है बहुकक्षा शिक्षण, बी है बहुस्तरीय शिक्षण विधि, सी है उपचारात्मक शिक्षण विधि और डी है सहभागी शिक्षण विधि। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है बहुस्तरीय शिक्षण विधि। प्रश्न संख्या 42 है, कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है व्याख्यान कौशल में, बी है नियमन कौशल, सी है पुनर्बलन कौशल और डी है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा पुनर्बलन कौशल। कक्षा में जो भी प्रश्न अगर जो कोई बच्चे से पूछा जाता है वो प्रश्न बच्चा बता देता है तो उसके शाबाशी में उसकी प्रशंसा में जो शब्द बोले जाते हैं तो वही पुनर्बलन कहलाता है, यानी वो पुनर्बलन कौशल के अंतर्गत आएगा। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 43 है, कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा टीएलएम का प्रयोग करने से ऑप्शन ए है छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है, बी है छात्रों का मानसिक विकास होता है, सी है छात्रों का बौद्धिक विकास होता है और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी होगा, सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ये सभी जो होता है टीएलएम का प्रयोग करने से बच्चे में होता है, बच्चे का विकास होता है। प्रश्न संख्या 44 है, फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का टीएलएम है। यानी टीएलएम का अर्थ होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी बच्चे के शिक्षण में जो भी प्रयोग में लाई जाने वाली मटेरियल होता है, सामग्री होती है, उसी को टीएलएम कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार का होता है, दृश्य, श्रव्य और श्रव्य दृश्य। तो पूछा है फ्लैनल बोर्ड जो है किस प्रकार का टीएलएम है, तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा दृश्य। फ्लैनल बोर्ड को इसमें से आवाज़ नहीं होता है, सुन नहीं सकते, इसको केवल देखा जा सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 45 है, कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है। कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है, यानी प्रकृति में कौन सा प्राप्त डायरेक्ट नहीं होता है। ऑप्शन ए है कंकड़ पत्थर, बी है मानचित्र, सी है टहनियाँ और डी है पत्तियाँ। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है मानचित्र। ऑप्शन ए, सी और डी है कंकड़ पत्थर, टहनियाँ और पत्तियाँ, ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं, लेकिन जो मानचित्र होता है ये मानव निर्मित होता है, मानव ने इसको मानचित्र को बनाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। तो इसके बाद हम लोग 2018 के बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है 2018 का, शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए है क्रियाशीलता का सिद्धांत, बी है प्रेरणा का सिद्धांत, सी है रुचि का सिद्धांत और डी है प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। ये प्रविधि है न कि सिद्धांत, तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है इसलिए डी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 47 है, संप्रेषण के घटक हैं। ऑप्शन ए है प्रेषक, बी है संदेश और डी है यानी सी है ग्राही और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। संप्रेषण में 3 ही घटक होते हैं, प्रेषक यानी जो बोलता है, और संदेश होता है जो संदेश वो पहुंचाना चाहता है दूसरे के पास, यानी और तीसरा होता है ग्राही जो उसको एक्सेप्ट करता है, उस ग्रहण को, यानी उस जो संप्रेषण में जो संदेश होता है उसको ग्रहण करता है, उसको प्राप्त करता है, वो उसको ग्राही कहलाता है। प्रेषक जो बोलता है और संदेश एक खुद होता है। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। यानी जो श्रव्य यानी सुनाई भी दे और दिखाई भी दे, कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए है रेडियो, बी है चलचित्र, सी है टेलीविज़न और डी है कंप्यूटर। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा रेडियो। रेडियो केवल सुनाई देता है ना कि दिखाई तो देता है, रेडियो दिखाई देता है ना कि जो आवाज़ जो बोलने वाला नहीं दिखाई देता है, इसलिए ये केवल श्रव्य सामग्री होगा ना कि श्रव्य दृश्य, इसलिए ए ही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 49 है, भ्रमण प्रविधि के चरण हैं। ऑप्शन ए है शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, बी है पर्यटन स्थल का चयन, सी है पर्यटन स्थल हेतु सामग्री और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है उपयुक्त सभी। कहीं भी भ्रमण करना रहता है या जाना रहता है बच्चों को लेके, तो सबसे पहले शैक्षिक उद्देश्य देखते हैं कि किस उद्देश्य से बच्चों को वहाँ ले जा रहे हैं। कोई भी टॉपिक दिया रहता है उसमें और वो वहाँ समझाना रहता है या बच्चों को दिखाना रहता है, तब लेके जाता है, उसका चुनाव होता है। उसके बाद से पर्यटन स्थल का चुनाव होता है कि कहाँ पे जाना है, और फिर उससे संबंधित सामग्रियाँ इकट्ठा की जाती हैं। तो ये सभी भ्रमण प्रविधि के चरण हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 50 है,
प्रयोग प्रदर्शन सर्वाधिक प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है इतिहास विषय में, बी है भाषा विषय में, सी है विज्ञान विषय में और डी है नागरिक शास्त्र विषय में। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, विज्ञान विषय में। विज्ञान विषय में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसी में सबसे ज़्यादा प्रयोग होते हैं यानी प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 51 है, पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ये प्रश्न रिपीट हुआ है, अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा था ऊपर, तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, आवृत्ति का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 52 है, शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजन और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम विधि है? ऑप्शन ए है व्याख्यान विधि, बी है खेल गतिविधि या प्रविधि और सी है स्पष्टीकरण प्रविधि और डी है अवलोकन एवं निरीक्षण प्रविधि। तो देखिए बच्चे का सबसे ज़्यादा आनंद, मनोरंजन, रुचि किस में आता है? खेल में आता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, खेल गतिविधि या प्रविधि। प्रश्न संख्या 53 है, शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं? ऑप्शन ए है प्रश्नोत्तर, बी है वर्णन, सी है कहानी कथन और डी है उपयुक्त सभी। तो 53 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। शिक्षण प्रविधियों के ये प्रश्नोत्तर भी इसी का भाग है, वर्णन भी है और कहानी कथन प्रविधि भी है, इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 54 है, शिक्षण का सूत्र नहीं है? ऑप्शन ए है ज्ञात से अज्ञात की ओर, बी है पूर्ण से अंश की ओर, सी है स्थूल से सूक्ष्म की ओर और डी है प्रेरणा का सिद्धांत। तो 54 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, प्रेरणा का सिद्धांत। ये सिद्धांत है, ना कि शिक्षण का सूत्र है। प्रश्न संख्या 55 है, शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? यानी पूर्व ज्ञान, देखिए पूर्व ज्ञान जो होता है वही तो ज्ञात होता है और जो नए ज्ञान होता है वो अज्ञात होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। प्रश्न संख्या 56 है, सहयोग की भावना का विकास संभव है? ऑप्शन ए है समूह कार्य से, बी है वाद विवाद से, सी है प्रश्नोत्तर से और डी है सहायक सामग्री से। तो 56 का ऑप्शन ए सही उत्तर है, समूह कार्य से। जब बच्चा समूह में कार्य करेगा तो उसको एक दूसरे का सहयोग करने का मौका मिलेगा, जिससे उसके अंतर्गत उस सहयोग की भावना डेवलप होगी, तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 57 है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है? ऑप्शन ए है कहानी द्वारा, बी है समूह कार्य द्वारा, सी है प्रश्नोत्तर द्वारा और डी है व्याख्यान द्वारा। ये प्रश्न कई बार, चौथी बार लगभग पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, कहानी द्वारा। प्रश्न संख्या 58 है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन किसका है? यह कथन है यानी ऑप्शन ए है रूसो का, बी है रेमंड का, सी है हर्बर्ट गुली का और डी है आर.के. शर्मा का। तो 58 का ऑप्शन बी सही उत्तर है, रेमंड का। प्रश्न संख्या 59 है, उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं? ऑप्शन ए है अभ्यास से कार्य कराना, बी है खेल एवं अन्य गतिविधियों का अवलोकन करना, सी है समूह चर्चा कराना और डी है उपयुक्त सभी। तो 59 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 60 है, प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए है एक पक्षी, बी है द्विपक्षी और सी है एक पक्षी और द्विपक्षी दोनों और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है, एक पक्षी प्रभावी संप्रेषण पूछा है ना, तो 60 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, सॉरी सी नहीं होगा, बी होगा द्विपक्षी। द्विपक्षी जैसे संप्रेषण एक पक्षी भी होता है, कोई एक व्यक्ति बोल रहा है दूसरा चुपचाप सुन रहा है, यहाँ पे भी तो संप्रेषण यानी संदेश का आदान प्रदान हो रहा है, उसके द्वारा जो कह रहा है उसके द्वारा जो सुन रहा है उसके पास संदेश पहुँच रहा है, लेकिन ये इसको एक पक्षी कहते हैं क्योंकि दूसरा यहाँ पे निष्क्रिय रहेगा। और द्विपक्षी उसको बोलते हैं कि एक बोल रहा है दूसरा सुन रहा है, फिर वो सुन के समझ के उसके बात को फिर वो भी उसका जवाब दे रहा है, तो इसको प्रभावी संप्रेषण कहा जाता है, के अंतर्गत आएगा। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, द्विपक्षी। इसके बाद हम लोग 2017 के बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 61 है, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है, यह कथन है किसका है? ऑप्शन ए है बर्टन का, बी है रायबर्न का, सी है एंडरसन का और डी है रेमंड का। तो 61 का ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा, क्योंकि किसी किसी किताब में रायबर्न दिया हुआ है और किसी में बर्टन दिया हुआ है।
तो आप देखिएगा कि आपके बुक में ये क्या दिया हुआ है, और ये प्रश्न परीक्षा में पूछता है तो डिपेंड करता है कि पीएनपी पे कि कौन सा ऑप्शन सही मानता है। वैसे तो किताब और जो हम लोग किताब ही पढ़ के जाते हैं, किताब में दोनों आंसर दिया हुआ है, लेकिन इसका जो सही आंसर मेरे हिसाब से ए हो सकता है, एक के साथ जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 62 है, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ थी। ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, बी है शिक्षक केंद्रित, सी है बाल केंद्रित और डी है केंद्रित। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है, शिक्षक केंद्रित। ये प्रश्न ये रिपीट हुआ है, कई बार पूछा जा चुका है, शिक्षक केंद्रित। प्रश्न संख्या 63 है, शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तकों का, बी है समयावधि का, सी है बच्चों की रुचि एवं मानसिक स्तर का और डी है परीक्षा का। इसका सबसे उपयुक्त आंसर है ऑप्शन सी है, बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का। वैसे तो शिक्षण कार्य करते समय पाठ्य पुस्तकों का भी ध्यान रखना चाहिए, समय अवधि का भी ध्यान रखना चाहिए और परीक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए कि समय समय पर उसका मूल्यांकन भी होता रहे। लेकिन यहाँ पे सबसे उपयुक्त कोई एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, जो सबसे उपयुक्त होगा बच्चों की रुचि और मानसिक स्तर का, यही इसलिए इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 64 है, शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। ऑप्शन ए है शिक्षण विधियाँ, बी है गतिविधियाँ, सी है अभ्यासकार और डी है प्रश्न। तो 64 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, शिक्षण विधियाँ। प्रश्न संख्या 65 है, शिक्षण विधियाँ आधारित होती हैं। ऑप्शन ए है बच्चों की संख्या पर, बी है गतिविधियों पर और सी है शोध पर और डी है शिक्षण सूत्रों पर। तो 65 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, शिक्षण सूत्रों पर। प्रश्न संख्या 66 है, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। ऑप्शन ए है फ्रॉवेल, बी है मॉन्टेसरी, सी है हेलेन पार्कहर्स्ट और डी है हर्बर्ट। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, फ्रॉवेल। ये प्रश्न तो कई बार पूछा जा चुका है, 5-6 बार भी पूछा जा चुका, 2023 से लेकर अब तक। प्रश्न संख्या 67 है, संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए है एक पक्षी, बी है द्विपक्षी और सी है एक पक्षी व द्विपक्षी दोनों और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, एक पक्षी और द्विपक्षी। वहाँ पे ऊपर हम लोगों ने अभी पढ़ा है संप्रेषण की प्रक्रिया प्रभावी कब मानी जाती है, तो वहाँ द्विपक्षी को हम लोगों ने टिक किया था, क्योंकि जब दोनों ग्राही और प्राप्तकर्ता दोनों जब बात करते हैं तो वहाँ पे प्रभावी संप्रेषक कहलाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है संप्रेषण की प्रक्रिया कैसे कैसे हो सकती है, तो एक पक्षी भी होती है और द्विपक्षी भी होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 68 है, निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। ऑप्शन ए है अज्ञात से ज्ञात की ओर, बी है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सी है मूर्त से अमूर्त की ओर और डी है अंश से पूर्ण की ओर। तो 68 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, मूर्त से अमूर्त की ओर। बाकी जो भी ऑप्शन दिया हुआ है देखिए उल्टा दिया हुआ है, अज्ञात से अज्ञात की ओर नहीं होता, ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, और यहाँ पे स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है शिक्षण सूत्र, और यहाँ पूर्ण से अंश की ओर होता है। लेकिन एक ही सही दिया है ऑप्शन मूर्त से अमूर्त की ओर, और यही सबसे उपयुक्त शिक्षण सूत्र भी हो कि बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़कर नए ज्ञान को देना चाहिए। प्रश्न संख्या 69 है, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए है क्रियाशीलता का सिद्धांत, बी है रुचि का सिद्धांत, सी है नियोजन का सिद्धांत और डी है परिणाम का सिद्धांत। तो 69 का ऑप्शन डी सही उत्तर है, परिणाम का सिद्धांत। क्यों यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है, सामान्य सिद्धांत नहीं है परिणाम का सिद्धांत, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 70 है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। ऑप्शन ए है शिक्षा शास्त्र पे और बी है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, सी है जीव विज्ञान पर, यहाँ प नहीं है पर होगा, डी है प्राणी विज्ञान पर। तो 70 का ऑप्शन बी सही उत्तर है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। प्रश्न संख्या 71 है, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा है। ऑप्शन ए है अरस्तु की, बी है महात्मा गांधी की, सी है पेस्टोलॉजी की और डी है हर्बर्ट स्पेंसर की। तो 71 का ऑप्शन डी और सी दोनों सही होगा, क्योंकि कहीं कहीं पे डी दिया हुआ है हर्बर्ट स्पेंसर की और कहीं कहीं पे सी दिया हुआ है। बस ये जो शिक्षण अधिगम जो सब्जेक्ट है इसमें थोड़ा बहुविकल्पी प्रश्नों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग आंसर दिए हुए हैं। तो हम लोग किताब पढ़ के ही जाते हैं तो दोनों हो सकता है। अब पता ना इनमें से सही कौन सा, इसमें से कौन सा बोर्ड सही किसको मानता है, डिपेंड करता है अगर जो ये एग्ज़ाम में पूछता है तो। और आपको कौन सा ऑप्शन ठीक लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न संख्या 72 है, प्रयोग प्रदर्शन विधि
सर्वाधिक उपयोगी है? ऑप्शन ए है विज्ञान शिक्षण में, बी है भाषा शिक्षण में, सी है इतिहास शिक्षण में और डी है नागरिक शास्त्र शिक्षण में। तो 72 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा विज्ञान शिक्षण में। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। विज्ञान में ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल्स इसी में होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 73 है, सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है। ऑप्शन ए है व्याख्यान, बी है प्रश्नोत्तर, सी है कहानी और डी है पर्यटन। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा पर्यटन। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि पर्यटन से किसको विकसित किया जा सकता है, तो वहाँ ऑप्शन में था अवलोकन और निरीक्षण शक्ति का, यानी अवलोकन और निरीक्षण था, तो उसको हम लोगों ने टिक किया था। यहाँ पे उल्टा पूछ दिया है, सूक्ष्म अवलोकन और निरीक्षण शक्ति से विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है, तो इसका ऑप्शन डी यहाँ पे पर्यटन को टिक करना है, वहाँ पे अवलोकन और निरीक्षण को करना था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है। ऑप्शन ए है प्रस्तावना कौशल, बी है पुनर्वलन कौशल, सी है श्यामपट्ट लेखन कौशल और डी है उद्देश्य कथन कौशल। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा प्रस्तावना कौशल। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, थोड़ा सा परिवर्तन करके ये प्रश्न पूछा है। पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने के हेतु प्रस्तावना का ही प्रयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 75 है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा कहानी द्वारा। इसके बाद हम लोग 2016 के बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे। 2016 का पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यह परिभाषा है। ये प्रश्न देखिए रिपीट हुआ है, इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा बी एफ स्किनर। प्रश्न संख्या 77 है, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है। ऑप्शन ए है क्रियाशीलता का सिद्धांत, बी है अन्वेषण का सिद्धांत, सी है आगमन विधि का सिद्धांत और डी है उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता के सिद्धांत को सृजनात्मकता का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 78 है, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन ए है बालक का स्वास्थ्य ठीक रखना, बी है उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, सी है पर्यावरण की शिक्षा देना और डी है जनसंख्या शिक्षा देना। तो शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा उपयोगी ज्ञान प्रदान करना या सर्वांगीण विकास करना। ये जो होगा सबसे महत्वपूर्ण होगा। बाकी बालक का स्वास्थ्य ठीक रखना, पर्यावरण का शिक्षा देना, जनसंख्या शिक्षा देना, ये भी शिक्षण का उद्देश्य है, लेकिन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो ऑप्शन बी ही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 79 है, व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, बी है बालकों के विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास होता है, सी है साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है और डी है उपयुक्त सभी। तो 79 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 80 है, पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है। ऑप्शन ए है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, बी है बाल मनोविज्ञान पर और सी है प्राणी विज्ञान पर और डी है जीव विज्ञान पर। तो 80 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। प्रश्न संख्या 21 है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है। ऑप्शन ए है रास का, बी है नन का, सी है स्मिथ का और डी है मारिस का। तो 81 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा नन का। ये प्रश्न यूपी टेट और सी टेट में भी पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 82 है, क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ है। ऑप्शन ए है शिक्षक के शिक्षण द्वारा सीखना, बी है छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, सी है गृह कार्य के द्वारा सीखना और डी है भ्रमण के द्वारा सीखना। तो 81 का ऑप्शन बी सही उत्तर है छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। प्रश्न संख्या 83 है, प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है। ऑप्शन ए है प्रश्नों की संरचना, बी है लेखन की स्पष्टता, सी उचित श्रृंखलाबद्धता और डी है कथनों में तारतम्यता। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है कथनों में तारतम्यता। प्रश्न संख्या 84 है, कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है। ऑप्शन ए है प्रश्नोत्तर प्रविधि, बी है वर्णन प्रविधि, सी है विवरण प्रविधि और डी है व्याख्यान प्रविधि। तो 84 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा विवरण प्रविधि। जहाँ भी कोई भी घटना का वर्णन होगा और वो क्रमबद्ध होगा तो वहाँ पे विवरण प्रविधि सही उत्तर होगा। जहाँ भी क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन आएगा, क्रमबद्ध यानी एक के बाद एक, तो वहाँ पे विवरण सही होता है। प्रश्न संख्या 85 है, गणित किट का उपकरण है। ऑप्शन ए है डोमिनोज, बी है बीकर, सी है
क्लैम्प और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा डोमिनोज। डोमिनोज ये पिज्ज़ा वाला नहीं है। डोमिनोज होता है, डोमिनोज कार्ड होते हैं जिसके द्वारा बच्चों को संख्या पद्धति सिखाया जाता है, जोड़ घटाना आदि सिखाया जाता है। प्रश्न संख्या 86 है, तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से अस्थायी एवं ठोस होता है। ऑप्शन ए है स्मृति, बी है शिक्षण, सी है अधिगम और डी है व्याख्यान। तो 86 का ऑप्शन सी सही उत्तर है अधिगम। प्रश्न संख्या 87 है, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए है सौहार्दपूर्ण, बी है नीरस, सी है अनुशासनात्मक, डी है प्रकाशपूर्ण। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है सौहार्दपूर्ण। प्रश्न संख्या 88 है, शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा 3। ये शिक्षण प्रक्रिया में 3 समाहित प्रक्रिया होती है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, जिसको जॉन डेवी ने बताया था। त्रिध्रुवी प्रक्रिया को बताया था शिक्षण को, इसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम आते हैं। प्रश्न संख्या 89 है, बच्चों से कदम चाल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, ये गतिविधियां हैं। ऑप्शन ए है शारीरिक गतिविधियां, बी है मानसिक गतिविधियां, सी है शारीरिक व मानसिक गतिविधियां दोनों गतिविधियां और डी है न तो शारीरिक न ही मानसिक गतिविधियां। ये तो देखने पे आपको पता लगेगा, कदम चाल कराना, ऊपर नीचे, हाथ ऊपर नीचे कराना, दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, ये शारीरिक गतिविधियां लग रही हैं, लेकिन ये सिर्फ शारीरिक गतिविधियां नहीं है, इसके साथ साथ एक मानसिक गतिविधियां भी हैं। जब टीचर बोलेगा कि दाएं मुड़, तो बच्चा जब दाएं मुड़ेगा तो वो मस्तिष्क के द्वारा ही तो सोचेगा और समझेगा, उसके बात को सुनेगा, तो ये दोनों के अंतर्गत आ जाएगा, शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधियां। इसका ऑप्शन जो सी है यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 90 है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए है लेख में सुधार करना, बी है दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना, सी है सुलेख पर बल देना और डी है गृह कार्य देना। तो 90 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना, उसको उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। और निदानात्मक शिक्षण कहते हैं, बच्चे के शिक्षण कार्य में दोष को पता लगाने को निदानात्मक शिक्षण कहते हैं, और उसको कमियों को दूर करते हुए दी जाने वाले शिक्षण को उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों ने 2023 से लेकर 2016 तक के सभी वर्षों के बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ लिया। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रथम सेमेस्टर के सभी विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 तक के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और राजन सीरीज के सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।